कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हालांकि हर विषय महत्वपूर्ण ही होता है, किंतु इस विषय को खास तौर पे मद्देनज़र रखा गया जब नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें लगभग सभी विषयों को अच्छी तरह से जांच परख कर सारे पॉसिबल हर्डल्स जो थे दूर किए गए थे। किंतु हुआ ये कि इसके बाद से ही देश में ऑनलाइन परचेज का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। हमारे पास उस समय ऑनलाइन परचेज के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जिसने बहुत कोशिश की कि ऑनलाइन परचेज की सारी समस्याओं को दूर किया जा सके, किंतु बहुत सारी समस्याएं थी जो केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वर्तमान प्रोविजंस जो प्रेजेंट प्रोविजंस थे उससे हल नहीं हो पा रही थी। 2000 में इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और उससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। फिर 2008 में उसी में अमेंडमेंट भी किया गया, सिग्नेचर्स भी लिए जाने लगे। इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट आने से ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, जितने भी कम्युनिकेशंस होते थे, उनको वैलिड और लीगल माना गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने भी बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए जिसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग और आदि सारी चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारे सर्कुलर्स थे जो मदद कर रहे थे। किंतु फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सारे प्रयासों के बावजूद भी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली गई। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोर्ट्स ने क्या किया, कोर्ट्स ने वैलिडिटी तो मान ली, ईमेल से कम्युनिकेशन को वैलिड माना जा सकेगा, इसलिए रसीद की आवश्यकता या और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ये पूरी कर लेता था। किंतु प्रश्न होता था जुरिस्डिक्शन का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जुरिस्डिक्शन उसी स्थान की मानी जाती रही है अभी तक जहां पर ऑपोजिट पार्टी का ऑफिस होता है, सब जगह की नहीं थी, जो कि अब एक्ट में अमेंड कर दिया गया है कि कंज्यूमर कहीं पर भी अपना केस दायर कर सकता है किसी भी स्थान पर, चाहे जहां वह रहता हो या जहां अपोजिट पार्टी रिजाइड करती हो या उसका ऑफिस हो। ये तो अब अमेंडमेंट हुआ, उस समय ये समस्या थी। किंतु फिर भी कोर्ट्स ने अपनी इंटरप्रिटेशन करके इसका समाधान ढूंढ लिया था, ये कहकर कि आप कंप्यूटर पे एक स्थान पर बैठे हैं, वहीं से आप प्रपोजल देते हैं, वहीं पर आप एक्सेप्ट भी करते हैं और वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो इसलिए दोनों जगह की जुरिस्डिक्शन मान ली गई थी और काम चल रहा था। किंतु बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हो ही नहीं पा रहा था और ऐसा एक केस कोर्ट तक गया था जिसमें गूगल के अगेंस्ट लोगों ने ये कंप्लेंट डाली थी कि हम जब ऑनलाइन परचेज करने के लिए पेमेंट कर देते हैं तो सडनली वेबसाइट ही नेट से गायब हो जाती है, तो उसमें क्या करें। तो गूगल का स्पष्टीकरण था कि हम एक सर्च इंजन है, हमारे उस पर कोई भी सर्च इंजन पे कितनी भी वेबसाइट्स आती हैं, हम सबको हम पकड़ नहीं सकते, सबके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये कंज्यूमर्स की अपनी ड्यूटी है कि वो देखे कि किस तरह की वेबसाइट जानी पहचानी वेबसाइट है, उसका कोई स्टेटस है, उसका कोई रेपुटेशन है, गुडविल कितनी है, उसकी कोई ऑफिसेज के एड्रेसेस उसमें दिए गए हैं या नहीं दिए गए। ये सारी सावधानियां कंज्यूमर को भी देखनी है। हाँ, पर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर यदि गूगल को कोई कंप्लेंट मिलती है तो गूगल उसको सर्च करे, ढूंढे कि वो वेबसाइट कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। ये तो थी स्थिति। किंतु इससे भी समाधान नहीं होता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारे ऑनलाइन होने लगे थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस ऑनलाइन होने लगे थे और उनके लिए एक स्पेशल कुछ करने की आवश्यकता थी। और ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था नए एक्ट के बनने में, और इसके लिए बहुत मशक्क़त की गई और बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। और आप देखिए, ये आपके सामने प्रमाण है कि ई कॉमर्स के लिए अलग से इस एक्ट के लिए रूल बनाए गए हैं जो नोटिफाइड हो गए हैं। तो आज मैं उन बातों पे चर्चा करूंगी कि किन किन बातों के लिए कंज्यूमर्स को पहले दिक्कत होती थी
और किन किन बातों का समाधान इस एक्ट के तहत किया गया है और कौन कौन से निर्देश, डायरेक्शंस ई कॉमर्स एंटिटीज को हैं कि वो फॉलो करें ताकि कंज्यूमर्स को अब आगे से तकलीफ ना हो। ये एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर एक्ट के नोटिफाई होते ही हैं, बनाए जाते हैं, किंतु इस एक्ट में ई कॉमर्स के लिए स्पेशली रूल्स बनाए गए। मैं उन रूल्स को स्लाइड्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए और जिनको भी चाहिए हो एक तरह से स्टडी मटेरियल की तरह से या आपकी लाइब्रेरी की तरह से मैं अलग से दूंगी, किंतु आज मैं उस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। ई कॉमर्स एंटिटीज होती क्या है, कौन कौन सी एंटिटीज आपकी मार्केट में काम कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कंज्यूमर्स को पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ऑर्डर कैंसिल हो जाता था, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, या फिर जब ऑर्डर आपका कंप्लाई होने लगता है और आपको दूसरी सूचना आती है कि इसकी तो प्राइस बढ़ गई है और आपको दूसरा प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि आप ऑर्डर कर चुके हैं, या तो आप ऑर्डर कैंसिल करिए। और कई बार क्या होता था कि आप अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपके कुछ चार्जेस भी कट जाते हैं, तो वो भी एक समस्या थी। आपने जो आइटम ऑर्डर की है वो आइटम ना मिलकर दूसरी आइटम आपको मिल जाती है। बड़ी फनी चीज़ें होने लगी थी कि आपने मोबाइल फ़ोन मांगा, मोबाइल फ़ोन की कीमत उसने 100 रुपये रखा, आप बड़े खुश हो गए, आपने ऑर्डर कर दिया। जब मोबाइल फ़ोन आपके पास आया तो आपको खिलौना मिल गया। अब उसके लिए आप कितना झगड़ा करेंगे कि हमने तो खिलौना नहीं मांगा था, हमने तो मोबाइल फ़ोन मांगा था। अब कहीं छोटा सा लिखा हो टॉय आपने ना देखा हो तो आप फंस गए, तो आपको डिफरेंट चीज़ भी मिल जाती थी। दूसरा, मोस्टली टेक्सचर में आप शर्ट्स मंगाते हैं, स्वेटर में मंगाते हैं या इस तरह की कोई ड्रेसेस वगैरह मंगाते हैं तो उसमें टेक्सचर की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आपको जो पिक्चर में दिखाई देता है टेक्सचर, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअली क्या होगा। फिल्म पिक्चर आपको बहुत अच्छी लग सकती है किंतु टेक्सचर आपका पसंद का नहीं आता तो आपको बहुत बहुत तकलीफ होती है। इस तरह से आपका बहुत पैसा वेस्ट होता है। वो चीज़ भी होती थी, वो समस्या थी उपभोक्ताओं की कि पूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उतनी इन्फॉर्मेशन से वो ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस तो होते ही थे। नॉन डिलीवरी, आपने पेमेंट कर दी, डिलीवरी ही नहीं हुई या डिलीवरी हुई तो इतनी लेट हुई कि जिस पर्पस के लिए आपने चीज़ मंगाई थी वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है, ये प्रॉब्लम भी थी। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट, कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। होता क्या था कि आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का प्रोफार्मा मिल जाता था, चार्ट सा, उसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई थी 1 2 3 और आपको कहा जाता था कि अगर आप एग्री करते तो क्लिक करिए। अब आप पढ़ लीजिए तो भी, ना पढ़ लीजिए तो भी। अगर आपने पढ़ लिया और आप उसको नहीं क्लिक करना चाहते तो आप परचेज नहीं कर सकते। आप अमूमन बहुत सारे कंज्यूमर्स की यही थी कि हमको पढ़ के क्या करना है, अगर चीज़ लेनी है तो हमको तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि इट वॉज वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस होने से आपका परचेज अगर आपने करनी है तो यू डोंट हैव एनी बार्गेनिंग पावर, इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी। आप क्लिक किया तो आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, ये स्थिति थी। पेमेंट का रिफंड होने के लिए हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स अच्छी साइट्स हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपका एक सिस्टम है कि वो वापस आपको पेमेंट हो जाती है, किंतु ये उनकी चॉइस है। वो अपनी रेपुटेशन के लिए तो ऐसा सिस्टम डेवलप करके आपको दे सकते हैं, किंतु जो वेबसाइट नहीं देती हैं तो आपकी पेमेंट अटक भी जाती है। तो उसके लिए उन्होंने कोई सिस्टम बताया नहीं है आपको कि किस सिस्टम से हम करेंगे। अब जो डायरेक्शंस आई हैं आप देखिएगा, आगे चल के बताते हैं कि उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं कि अगर बिजनेस करना है ऑनलाइन परचेज पर और ई कॉमर्स एंटिटीज़ को तो उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या जो कंज्यूमर्स को आया करती थी, आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती थी। वारंटी गारंटी का कहीं कोई अता पता नहीं होता था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस था जिसकी मैं चर्चा करने वाली हूँ। अमेज़न पर किसी ने सोनी का टीवी खरीदा। सोनी का टीवी में कुछ प्रॉब्लम आई और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए जब सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया गया तो सर्विस सेंटर ने उस पर सर्विसेज देने को मना कर दिया। सर्विस सेंटर्स का सर्विसेज देने के लिए मना करने का कारण ये था कि सोनी टीवी ने का ये दावा था कि हमने तो अमेज़न को कभी अपना प्रोडक्ट बेचने का
के लिए ऑथराइज किया ही नहीं है। उन्होंने कहाँ से, किस स्टोर से, किस शोरूम से और कहाँ पड़े हुए किसी भी पुराने नए किसी भी माल को लेकर आपको बेच दिया है, हम उसकी गारंटी नहीं लेते। ये स्थिति थी कंज्यूमर्स की जब वो ऑनलाइन परचेज इस एक्ट के आने से पहले करते थे। तो फ्रेंड्स, अब जो इतना रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा, अब कंज्यूमर्स को इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक्ट अब लागू हो चुका है और आप अब उनको अपने मन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए ऑनलाइन परचेज के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स एंटिटीज कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, क्या काम करती हैं। एक तो ई कॉमर्स एंटिटीज वो हैं जो कंपनी है बाकायदा, जिनके पास डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेल करती हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन उससे करती हैं, वो तो है ई कॉमर्स एंटिटीज जो प्रॉपरली कंपनीज हैं। दूसरी वो है कि जो इन्वेंट्री बेस्ड हैं। जब कोई सेलर किसी ई कॉमर्स एंटिटी को कांटेक्ट करता है और अपनी इन्वेंट्री देता है, अपनी लिस्ट देता है कि हमारी ये आइटम्स हैं, इनको आप बेच दीजिए आगे, तो वो इन्वेंट्री बेस्ड ईमेल एंटिटी हो जाएगी। जैसे नापतोल है, ईबेज है या OLX है। ये सारी कंपनी जो हैं माल उठाती हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के माध्यम से वो सारी चीज़ों को बेचते हैं। उन पर पार्टली उनका कंट्रोल होता है पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। टोटल कॉन्ट्रैक्ट सेलर के पास होता है, किंतु पार्टली कंट्रोल उनको उन ई कॉमर्स एंटिटीज को दिया जाता है। ये मार्केट में दिखती हैं। और तीसरी है मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज, जिसमें आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आती हैं, जिनका क्या काम है, सेलर से कांटेक्ट और बायर से कांटेक्ट। सेलर से चीज़ उठानी और बायर के पास पहुंचा देनी, वो बीच के मिडल मैन हैं। तो ये मिडल मैन का जब काम करते हैं, हालांकि इन्वेंट्री वाले भी मिडल मैन का ही काम करते हैं, किंतु उसमें थोड़ा सा अंतर है कि वो एक कंपनी से कांटेक्ट किया और उनकी इन्वेंट्री ली और उनको बेच रहे हैं, किंतु यहाँ पर किसी एक कंपनी से नहीं है, वो किसी से भी कहीं भी उनका कांटेक्ट है और उनसे लेकर बेच देते हैं। तो इसमें क्या होता था, इसमें समस्या ये होती थी कि बेचने वाला कोई है, खरीदने वाला कोई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, ये तय नहीं हो पाता था। सेलर बोलता है हमने तो ठीक चीज़ भिजवाई थी, शोरूम से ठीक तरह से पैक हुई थी, या तो कोरियर वाले ने कुछ गड़बड़ की थी। अब कोरियर वाले भी उन पर लिस्टेड होते हैं कि ये हमारे कोरियर वाले हैं, इन्हीं कोरियर के माध्यम से जाना है, फिर भी डिस्प्यूट समाप्त नहीं होता था। तो अब जो डायरेक्शंस आई हैं गवर्नमेंट की, इस एक्ट के तहत जो रूल बने हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। जितनी भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, जितनी भी हमने चर्चा की है, सारी ई कॉमर्स एंटिटीज़ के लिए ये डायरेक्शन है कि पहला तो वो अपना नाम, लीगल नाम जो है, कंपनी का नाम है, ये जो भी लीगल नाम उनका है, नाम, पता, हेड ऑफिस, वेबसाइट, सारे डिटेल्स वो उस पर नेट पे डिस्प्ले करेंगे, ताकि खरीदने वाले के पास हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन उनके पास हो। भूल ही हो गया कि उनको ये डिस्प्ले करना ही है, और यदि वो नियमों का पालन नहीं करते तो शायद वेबसाइट नेट पे आ ही नहीं सकेगी। तो ये रूल इसलिए बनाया गया है कि जो गायब होने वाली बात थी, आए पैसा कलेक्ट किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया और चल दिए, वो सब स्थिति अब नहीं आने वाली है। दूसरा है उनको अपने सर्विस सेंटर के बारे में पूरी सूचना देनी है कि उनके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर्स हैं और उनके ऑफिसर्स किस तरह से काम करेंगे। यानी आपका अगर 48 आवर्स के अंदर आपको उसको कॉग्निजेंस लेना है कि ये कंप्लेंट थी, और उसमें बड़ा पर्टिकुलर लिखा गया है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसके ग्रीवेंस को रिड्रेस भी करना है। वेब एंटिटी को सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी होगी। क्या रिफंड कैसे होगा, रिटर्न कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, वारंटी गारंटी की क्या पोजीशन होगी, डिलीवरी और शिपमेंट का क्या स्थिति होगी, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म क्या होगा, उनका टिकट नंबर क्या होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही कोई कंज्यूमर उनको कांटेक्ट करता है और अपना ऑर्डर करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी। कैंसिलेशन चार्जेस पहले ले लिए जाया करते थे,
अब कैंसलेशन चार्जेस नहीं ले सकेगी कंपनी तब तक जब तक कि उसको खुद बियर ना करना पड़े। मान लीजिए सेलर का कोई ऐसा रूल है कि कैंसिल होने पर चार्जेस होंगे और वो रूल आपकी जानकारी में है, तो वो ई कॉमर्स एंटिटी अगर पे करती है तो वो आपसे लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, आपकी कंसेंट कि आपका रूल है और रूल पे आपने क्लिक कर दिया तो आपकी कंसेंट होगी। कंसेंट ऐसे नहीं होगी, आपको बताया जाएगा कि देखिए इस सेलर की ये कंडीशंस हैं कि अगर आप कैंसिल करोगे तो ये चार्जेस लगेंगे। अगर सेलर लेगा तो फिर वो ई कॉमर्स एंटिटी भी लेगी, एंटिटी आपसे रिकवर करेगी। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी किसी तरह की भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी नहीं कर सकेगी। ठीक उसी तरह से जैसे इस एक्ट में बाकी ओपन बाजार में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं चल सकती, ये इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होगी। अनफेयर मैंने जो फेयर नहीं है, झूठ बोलना, गलत इंफॉर्मेशन देना, वारंटी गारंटी के बारे में सही नहीं बताना, कोई हजार्डियस गुड्स हैं तो उनकी टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं होना, या आपको मिसलीडिंग ऐड दे देना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना, कोई किसी तरह की लॉटरी इस तरह के कोई प्रलोभन देना और उनको पूरा ना करना, कोई प्रॉमिस किया जाना और प्रलोभन देने के बाद उसको पूरा ना करना, ये सारी चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएंगी। ठीक वैसे ही जैसे इस एक्ट में बाकी बाजार के ऊपर लागू होती हैं। अब कुछ क्या है, कुछ साइट्स मैनिपुलेट करती हैं प्राइस को मैनिपुलेट करना में 1 2 3 ई कॉमर्स एंटिटीज मिल जाती हैं और कहेंगे कि हम तो ये प्राइस रखेंगे, इस प्राइस को हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट है। इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आप मैनिपुलेट करें। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता होगी और आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, आप प्राइसिंग के लिए इस तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइसिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मार्जिन में ही जो दुकानदार होता है उस मार्जिन में अपना मार्जिन कम करके सेल ज़्यादा करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि एक दुकानदार कहता है कि मैं इतनी चीज़ की आइटम दे दूंगा, दूसरा दुकानदार थोड़ी सी कम में ले देता है, वो तो उनका अपना मार्जिन में कटौती है, किंतु मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा अंतर है। मार्जिन में अंतर होना, मैं एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता हूँ, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं कोई स्कीम भी देता हूँ कि मेरी जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ स्कीम लगाता है कि आप 100 प्रोडक्ट इतने दिनों में बेचेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। ये डीलर के साथ उनकी सेटिंग होती है। तो डीलर ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं, तो बेचने के लिए अपना मार्जिन कम कर सकता है, पर ये तो उसकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये मैनिपुलेशन नहीं होगी। किंतु प्राइसिंग की मैनिपुलेशन नहीं कर सकेंगे। सेलर जो है चीज़ को वापस लेने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई कारण ना हो। अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी गलत चीज़ पाई जाती है और वो प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट आया है वो कंज्यूमर के घर में जाकर नहीं हुआ, वो शुरू से ही है, तो वो मना नहीं कर सकते वापस लेने के लिए, ना रिफंड के लिए मना कर सकते हैं, ना रिपेयर के लिए मना कर सकते हैं। ये उनकी लायबिलिटी है। अब हम आएंगे डिटेल में प्रोडक्ट लायबिलिटी पे। अभी तक क्या होता था, सर्विस सेंटर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की तो लायबिलिटी सर्विस सेंटर के थ्रू बन गई। पिछले कई डिकेड से मैन्युफैक्चरर को पूरी डायरेक्शंस थी कि ऑल ओवर इन इंडिया सर्विस सेंटर सेटअप करें। पहले क्या होता था, सर्विस सेंटर उसी शहर में जो सर्विस सेंटर होगा उसी से आपको सर्विसेज मिलती थी, आपका वारंटी कार्ड होता था और वारंटी की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया के सर्विस सेंटर्स में चली जाती थी। किंतु पिछले डिकेड से ये चीज़ भी खत्म कर दी गई। ऑल ओवर इन इंडिया कहीं भी आप ट्रांसफर हो जाते हैं या चले जाते हैं तो उस मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर जहाँ भी होंगे आपको सर्विस मिलेगी। वो जो प्रोडक्ट बेचा गया उसका नंबर उनके पास होना चाहिए, ये आश्वस्त होना चाहिए कि आपने खरीदी थी, या आप अपनी रसीद दिखा देंगे तो उससे भी काम बन जाएगा। अब इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई। हर प्रोडक्ट पे एक्सप्रेस वारंटी है ही। जो भी प्रोडक्ट कोई बेचता है उस पर एक्सप्रेस वारंटी है, वारंटी कार्ड हो या ना हो, उसको साल भर आपको वारंटी पीरियड के दौरान आपको सर्विस देनी है। अगर कोई डिफेक्ट होता है, पार्ट बदला जाता है, तो वो भी एट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर वो आपको देनी पड़ेगी। जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है
इंपोर्ट करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है माने डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, लीज करता है, इंस्टॉल करता है, जो आकर आपके घर में आइटम को इंस्टॉल करता है, जो प्रिपेयर करता है, बनाता है सारी चीज़ों को, जो असेंबल करता है चीज़ों को, मिलाता है, एक सारी आइटम्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट का शेप देता है, वो भी, जो पैक करता है, जो लेबल लगाता है, जो मार्केट करता है, जो रिपेयर करता है, जो मेंटेन करता है, और जितने भी लोग इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे लायबल होंगे फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट में कोई भी दोष पाया जाता है किसी भी तरह का, उसके लिए सारे के सारे लायबल होंगे। होता क्या था, जो मिडल मैन पहले होता था, अमेजन या फ्लिपकार्ट आदि, तो ये बोलते थे हम क्या करें। अब तो क्लियर नोटिस की डेफिनेशन में ये भी लिखा गया है कि जो इंटरमीडियरी होगा, जो भी प्लेटफॉर्म देगा, जो मार्केट प्लेस में ई कॉमर्स एंटिटी होगी, उसकी भी ड्यूटी बनेगी कि नोटिस रिसीव करे और अपना जवाब दे। यदि सेलर या डीलर अवेलेबल नहीं है, उसका पता अवेलेबल नहीं है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पास सबके पते रखें। जब कभी किसी से कांटेक्ट करके वो किसी का आइटम बेच रहे हैं, तो उनके पूरे डिटेल्स उनके पास होने चाहिए और वो उनके बिहार पर नोटिस दें, उनको सर्व करें, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अभी लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत सारी शिकायतें भेजनी शुरू कर दी हैं। जैसे ये प्लेटफॉर्म है अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो उसमें जो आइटम्स डिस्प्ले हैं, सेम आइटम का प्राइस अमेजन पे कुछ और है और फ्लिपकार्ट पे कुछ और है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका डिमांड एंड सप्लाई पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी डिमांड होगी और जिस कैटेगरी का कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर किस कैटेगरी का है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कितना कंफर्ट चाहता है, किस तरह की फैसिलिटी चाहता है और कितनी उसकी डिमांड है। मान लीजिए आज आप लग्जरी कार की डिमांड कर रहे हैं और आज अवेलेबल नहीं है, तो बार बार आएगा कि नॉट अवेलेबल, पर आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो आपको कहीं से मिल जाएगी। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे है, इसका सोल्यूशन अभी नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात मुझे और कहनी है। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक भी करिए।